नमस्ते बच्चों। आज की इस वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं आज की वीडियो में कक्षा 12वीं की पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम में से सृजनात्मक लेखन के अंतर्गत आने वाला पाठ 7 नाटक लिखने का व्याकरण। नाटक लिखने का व्याकरण, इसका आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में पहला भाग, जिसके अंतर्गत नाटक लिखने का व्याकरण, जिसके अंतर्गत आता है नाटक किसे कहते हैं, नाटक और अन्य विधाएं, नाटक और समय का बंधन, नाटक के तत्व, नाटक में अस्वीकार, नाटक की शिल्प संरचना। कहने का अभिप्राय है कि नाटक लिखने का व्याकरण, इस पाठ के माध्यम से हम आज जानेंगे नाटक क्या है, नाटक और अन्य विधाओं में क्या क्या अंतर होता है, नाटक में समय का बंधन क्या होता है, नाटक के तत्व कौन कौन से होते हैं जो कि एक नाटक को सशक्त बनाते हैं, नाटक में स्वीकार और अस्वीकार की भावना या अवधारणा क्या होती है, नाटक की शिल्प संरचना कैसी होती है और कैसे की जाती है, नाटक के स्रोत यानी कि नाटक हम किन किन स्रोतों के माध्यम से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि नाटक है क्या आखिर। नाटक एक दृश्य विधा है जिसमें किसी कहानी को दृश्यों, पात्रों और संवादों के माध्यम से मंच पर एक निश्चित समय अवधि में प्रस्तुत किया जाता है, उसे कहा जाता है नाटक। दूसरे अर्थों में हम कह सकते हैं कि नाटक गद्य का वह कथात्मक रूप है जिसे अभिनय, संगीत, नृत्य, संवाद आदि के माध्यम से रंगमंच पर अभिनीत किया जा सकता है। ये अर्थ भी हम ले सकते हैं। कई साहित्यकारों ने अपने अपने भाषाओं में नाटक की परिभाषा अलग से दी है। अरस्तु के अनुसार साहित्य में एक नाटक लिखा संवाद, या तो वो गद्य या फिर कविता, इसके प्रदर्शन के माध्यम से काल्पनिक या गैर काल्पनिक घटनाओं का चित्रण होता है। विजय तेंदुलकर, इसके अनुसार हम कह सकते हैं नाटक का तंत्र लेखक को खुद निश्चित करना पड़ता है। नाटक तंत्र के नियमों से मार्गदर्शन होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि उनके पालन से ही अच्छा नाटक लिखा जा सकता है। विश्व के बहुत से अच्छे नाटक तो इन नियमों के अपवाद ही साबित होंगे। नाटक का माध्यम खून में उतर जाना चाहिए, संज्ञा पर उसकी छाप उठनी चाहिए, तभी कोई लेखक अच्छा नाटक लिख सकता है, ये कहा है साहित्यकार विजय तेंदुलकर ने। तो अब हम कह सकते हैं नाटक विधा के बारे में कि नाटक काव्य और गद्य का वह रूप है जो रचना श्रवण द्वारा ही नहीं अपितु दृष्टि द्वारा भी दर्शकों के हृदय में रसानुभूति कराती है। उसे नाटक या फिर दृश्य काव्य कहा जाता है। नाटक विधा क्या होती है? दृश्य काव्य होती है। हम देखते हैं कुछ प्रसिद्ध नाटकों के मंचन की एक झलक। बहुत सारे अच्छे अच्छे नाटक हैं जो किस तरह से रंगमंच पर खेले गए थे, जो कि आज तक भी दर्शकों को याद हैं। चरणदास चोर, अंधेर नगरी, आषाढ़ का एक दिन, नाटक में गांधी, महाभोज, कबीर खड़ा बाजार में, बकरी, गधा और गड्ढा, ये कुछ ऐसे नाटक हैं जो दर्शकों के मानस पटल पर अभी तक भी छाए रहते हैं। हम देखते हैं कि भारतीय परंपरा में नाटकों का क्या महत्व है। भारतीय परंपरा में क्या है नाटक आखिर? भारतीय परंपरा में नाटक को दृश्य काव्य की संज्ञा दी गई है। नाटक अपनी
निजी एवं विशेष प्रकृति दृश्यता की ओर अग्रसर होने से अपने आप को ग्रहण करता है। साहित्य की कई विधाएं हैं, जैसे कविता, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज इत्यादि, जो कि अपने लिखित रूप में एक निश्चित और अंतिम रूप को प्राप्त कर लेती हैं। यानी कि जब पहली बार में, जैसे कविता है, कहानी है, उपन्यास है, जब हम इनको लिखते हैं ना, तो वही अपना अंतिम रूप होता है इनका। ये नहीं है कि उसमें कुछ हम चेंज करेंगे। वहीं एक नाटक अपने लिखित रूप में सिर्फ एक आयामी होता है। एक आयामी यानी कि नाटक, वो तो उसका एक पार्ट होता है, एक आयामी होता है। जब उस नाटक का मंचन हमारे सामने आता है, कहने का अभिप्राय नाटक को एक कहानी के गद्य के रूप में लिख दिया, वो तो हो गया एक आयामी। लेकिन जब उस नाटक का मंचन हम रंगमंच पर करते हैं, तब जाकर उसमें संपूर्णता आती है, तभी वो पूरा होता है, वरना उस नाटक का कोई महत्व नहीं रह जाता। निष्कर्ष यह है कि साहित्य की दूसरी विधाएं पढ़ने या फिर सुनने तक की यात्रा ही तय करती है, वहीं तक ही सीमित होती है। कहानी हम पढ़ के छोड़ देंगे या सुन लेंगे, कविता पढ़ लेंगे या सुन लेंगे, दूसरी चीज़ें भी हैं, पढ़ने और सुनने तक ही सीमित रहती हैं। किंतु नाटक पढ़ने सुनने के साथ साथ देखने के तत्वों को भी अपने भीतर समेटे हुए है। जिस तरह से ये नाटक का मंचन किया जा रहा है, नाटक का मंचन स्टेज पे करने से ही उसमें संपूर्णता आती है। अब आगे बताया जा रहा है कि नाटक और अन्य विधाओं में क्या तुलना हो सकती है। नाटक साहित्य की अन्य विधाओं जैसे कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध आदि से अलग भी है और विशिष्ट भी है। इसकी विशिष्टता के कई कारण हैं। क्या कारण है? नाटक दृश्य काव्य विधा है। नाटक रंगमंच की एक विधा है, क्योंकि इसे रंगमंच पर भी खेला जाता है। नाटक को पढ़ा, सुना तथा देखा जा सकता है। नाटक में अभिनय का गुण विद्यमान होता है। नाटक का संबंध दर्शकों से होता है। तो नाटक विधा और अन्य विधाओं के अंतर के बारे में हम यह कह सकते हैं कि नाटक अपनी कुछ निजी विशेषताओं के कारण दूसरी विधाओं से अलग होता है। भारतीय परंपरा में नाटक को दृश्य काव्य कहा जाता है। नाटक लिखित रूप में दृश्यता की ओर अग्रसर होता है। नाटक पढ़ने सुनने के साथ साथ देखने के तत्व को भी अपने अंदर समेटे हुए है। यही विशेषता उसे अन्य विधाओं से अलग करती है। जहाँ हम साहित्य की दूसरी विधाओं को पढ़ते या सुनते हुए बीच में रोक सकते हैं, वहीं नाटक के साथ ऐसा संभव नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि नाटक का एक दृश्य हम आज देख लेंगे और एक दृश्य कल देख लेंगे, अगला परसों देख लेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो कविता और नाटक विधा की आपस में क्या निकटता हो सकती है? कहते हैं कि सबसे ज़्यादा कविता और नाटक आपस में सबसे निकट होते हैं। तो देखते हैं कि इनमें क्या निकटता है। कविता और नाटक दोनों के लिए शब्द का विशेष महत्व होता है। कविता और नाटक दोनों ही विधाओं में शब्द बिंब और प्रतीक में बदलने की क्षमता रखते हैं, अर्थात शब्दों के द्वारा दोनों विधाओं में दृश्य और बिंब उपस्थित किए जा सकते हैं। जिस तरह कविता में अलग अलग शब्दों और बिंबों के द्वारा उसमें विशेषता उत्पन्न की जा सकती है, उसी प्रकार से नाटक में भी शब्दों के माध्यम से बिंबों को उपस्थित किया जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक कवि जो होता है वो सफल नाटककार भी हो सकता है। अब आगे पढ़ते हैं कि समय का बंधन, यानी कि नाटक में समय का बंधन क्या होता है, क्या विशेषता होती है समय के बंधन की। समय का बंधन नाटक की रचना पर अपना पूरा असर डालता है। इसलिए एक नाटक को शुरू से लेकर अंत तक एक निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा करना होता है। नाटक के लिए एक समय सीमा निर्धारित कर दी जाती है और उसी में उसे पूरा करना होता है कि 45 मिनट का नाटक है, आधे घंटे का है या 1 घंटे का है, तो उसी में उसे पूरा करना पड़ता है।
नाटककार अगर अपनी रचना को भूतकाल से या किसी और लेखक की रचना को भविष्य काल से उठाए, इन दोनों ही स्थितियों में उसे नाटक को वर्तमान काल में ही संयोजित करना होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि नाटक जो होता तो वो एक कहानी का ही एक अंग है। यानी एक कहानी को हम नाटक में जब बदलने जा रहे हैं, किसी एक घटना को हम नाटक में बदलने जा रहे हैं नाटक विधा में, चाहे वो घटना भूतकाल से ली गई है, चाहे वो घटना भविष्य काल से ली गई है, लेकिन जो नाटककार है, जो नाटक की रचना करने वाला लेखक है, उस नाटक को वर्तमान काल में संयोजित करेगा। क्यों? क्योंकि उसे हमें मंच पर घटित होते हुए दिखाना है। यही कारण है कि नाटक के मंच निर्देश हमेशा वर्तमान काल में ही लिखे जाते हैं। चाहे काल कोई भी हो, उसे एक विशेष समय में एक विशेष स्थान पर वर्तमान काल में ही घटित होना होता है। क्योंकि घटनाएं तो बहुत सारी जगह से ले सकते हैं, पुराणों से, पुरानी कहानियों से, उपनिषदों से, महाभारत, रामायण। आजकल भी आप देख रहे हैं जैसे रामायण चल रही है, तो ये हज़ारों वर्षों पुरानी घटना है, आज की नहीं है। लेकिन जब हम टीवी पर इसे देखते हैं तो उस नाटक को देखते हुए में ऐसा लगता है कि जैसे ये घटना आज ही घटी हो या अब घट रही हो। ठीक है, तो ये नाटक का इस तरह से इसमें समय का बंधन रहता है। जैसे किसी साहित्य, ऐतिहासिक या पौराणिक घटना को कहानी, उपन्यास या कविता में उसके मूल संदर्भ में उसी काल में रखकर भी उसका पाठ किया जा सकता है, किंतु नाटक में उसे हमारी आँखों के सामने फिर से घटित होना है। आप समझे इस बात को? जैसे हम महाभारत पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं या अन्य कोई पौराणिक घटनाएं पढ़ते हैं, यानी कि कोई भी कहानियों की बुक्स भी पढ़ लेते हैं, तो उसमें जो कहानियाँ लिखी हैं, उपन्यास लिखे हैं या कविता लिखी है, तो जैसे लिखी हुई है, जिस भी काल में लिखी हुई है, हम केवल उसको पढ़ते हैं, हम उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे लिखी हुई है पढ़ लिया, चाहे वो किसी भी काल की लिखी हुई है। किंतु नाटक को हमारी आँखों के सामने रंगमंच पर घटित होना है, इसलिए उसे वर्तमान काल में ही घटित होना होगा। समय को लेकर एक और तथ्य है कि साहित्य की दूसरी विधाओं, यानी कि कहानी, उपन्यास या फिर कविता को हम कभी भी पढ़ते या सुनते हुए बीच में रोक सकते हैं। आज कुछ पढ़ लिया, आधी हम कल पढ़ लेंगे, उससे आधी हम आगे पढ़ लेंगे, और कुछ समय बाद हम रोक कर फिर शुरू कर सकते हैं। किंतु नाटक के साथ ऐसा संभव नहीं है। नाटक में किसी भी चरित्र का पूरा विकास होना ज़रूरी है, इसलिए नाटक में समय का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। ये होता है नाटक में समय का बंधन। भरत मुनि ने एक अंक के लिए, यानी कि एक नाटक में 3 अंक होते हैं, ये भी आप समझिए कि एक नाटक में 3 अंक होते हैं। 3 अंक, आरंभ, मध्य और अंत। ठीक है, तो भरत मुनि ने नाटक के एक अंक के लिए 48 मिनट निश्चित किए थे। अब है नाटक में शब्द का क्या महत्व होता है। नाट्य शास्त्र में वाचिक होता है बोले जाने वाले, वाचिक शब्दों को नाटक का शरीर कहा गया है। कहानी तथा उपन्यास शब्दों के माध्यम से किसी भी स्थिति, वातावरण या कथानक का वर्णन करते हैं या फिर अधिक से अधिक को उसका चित्रण कर देते हैं। यही कारण है कि इसे वर्णित या फिर नैरेटिव विधा कहा जाता है। यानी कि शब्दों को कहानी या उपन्यास में नैरेटिव विधा भी कह दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने तो केवल उसका वर्णन किया है। कविता इससे आगे है। इसके शब्द बिंब और प्रतीक में बदलने की क्षमता रखते हैं। इसी कारण साहित्य की सभी विधाओं में कविता ही नाटक के सबसे ज़्यादा निकट जान पड़ती है। वैसे कहानी या उपन्यास में वर्णन घटित होता है, लेकिन अंतर यह है
कि नाटक में वह कहानी सचमुच हमारी आंखों के सामने घटित होती है। इसी आधार पर कहा जा सकता है कि एक कवि सफल नाटककार भी हो सकता है। तो निष्कर्षतः नाटककार के लिए ज़रूरी है कि वह अधिक से अधिक संक्षिप्त और सांकेतिक भाषा का प्रयोग करे, जो अपने आप में वर्णित न होकर क्रियात्मक अधिक हो, क्योंकि उसे रंगमंच पर खेले जाना है। पात्र जो हैं वो जितना अधिक मतलब डायलॉग ना बोलकर उसे अपने अभिनय से दिखाएंगे, उतना ही उन शब्दों में दृश्य बनाने की क्षमता अगर भरपूर है तो वह अपने शाब्दिक अर्थ से ज़्यादा व्यंजना की ओर ले जाएं। इसमें कहने का अभिप्राय ये है कि जितना अधिक वो क्रियात्मक होगा और उसमें दृश्य बनाने की क्षमता भरपूर होगी, शब्दों से ज़्यादा व्यंजना यानी कि उसमें पात्र जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने अभिनय से दिखाएंगे, तो तभी वो एक अच्छा नाटक बनता है। अच्छा नाटक वो होता है जो लिखे या बोले गए शब्दों से भी ज़्यादा ध्वनित करे। कई बार हम ध्वनियों के माध्यम से भी वातावरण दिखा सकते हैं, कुछ और दिखा सकते हैं। रोने की आवाज़ें, पीछे से कुछ पशुओं की आवाज़ें, कुछ खड़कने की आवाज़ें, इस तरह की जो है ध्वनियाँ करते हैं। जो लिखा या बोला नहीं जा रहा है वो भी हम ध्वनियों के माध्यम से दिखाते हैं। नाटक का मात्र एक मौन, अंधकार या ध्वनि प्रभाव कहानी या उपन्यास के 20-25 पृष्ठों की बराबरी कर सकता है। नाटक में एक व्यक्ति मौन रहकर अपने अभिनय के द्वारा बहुत कुछ कह जाता है। अंधकार में बहुत सारी आवाज़ें निकाल दी जाएं तो बहुत कुछ कह जाती हैं। ध्वनि का प्रभाव, बहुत सारी ध्वनियाँ, अलग अलग ध्वनियाँ निकाल दी जाएं तो ये कहानी या उपन्यास में अगर हम लिखने लगे तो लगभग 20 से 25 पृष्ठ भर जाएंगे। लेकिन उसे हम थोड़ी ही देर में अगर हम उसे नाटक के रूप में लिख रहे हैं तो नाटक में सिर्फ ध्वनियाँ या इस तरह का एक वातावरण दिखा दिया जाए तो 20-25 पृष्ठों की बराबरी कर सकता है। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा इसका एक भाग। हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे नाटक के तत्व कौन कौन से हैं, नाटक में स्वीकार और अस्वीकार की भावना कैसी है, नाटक में शिल्प संरचना कैसी रहती है और नाटक के स्रोत कौन कौन से होते हैं, यानी किन माध्यमों से हम नाटक को बना सकते हैं। तो आज तक आप इसी को अपनी अभिव्यक्ति और माध्यम से इस पाठ को दोबारा पढ़िए और मनन कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।